Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start a new unit, that is unit number 7, which is named as equilibrium. यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में. फर्स्ट लेक्चर है आपका इक्विलिब्रियम का. ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट का नेम क्या रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट में सिलेबस क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सा सिलेबस उसने इंक्लूड किया है, कौन सा पार्ट वहाँ से एक्सक्लूड किया गया है. ओके, तो इक्विलिब्रियम एज द नेम सजेस्ट समथिंग इक्वल. इक्विलिब्रियम मीन्स समथिंग विच इज़ इक्वल. ये कहता है कि जब भी किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर, प्रेशर और एनीथिंग विच इज बिकेम कांस्टेंट. ठीक है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स ए स्टेट of process in which the properties like temperature, pressure and concentration of the system do not changes. है ना. ये कहता है कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ प्रोसेस, मतलब किसी भी प्रोसेस की वो स्टेट जिसमें जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा बिकेम कांस्टेंट और डू नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम at which the properties like temperature, pressure, concentration do not change with time, do not changes with time. यानी एक ऐसी स्टेट आ जाती है किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के दौरान, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होती. या ओवरऑल मैं एक बात बोलता हूँ, जब जिस स्टेट ऑफ सिस्टम में जाने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज और फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड प्रोसेस बिकेम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, rate of backward process or backward reaction or backward change became equal to each other. The process state of the system is known as equilibrium state. State of the system is generally named as equilibrium state. शायद सबको समझ में आया होगा. एक ऐसी स्टेट ऑफ सिस्टम जिस पे जाने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर आ जाए. जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाती है, बैकवर्ड में. और एक सिचुएशन आ गई बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल, दैट सिचुएशन इज नोन एज equilibrium situation. At this situation it is considered that there is no change in the properties of system. Properties of the system like temperature, pressure, concentration, amount of substance, volume do not change with time, do not changes with time. This situation is generally referred as equilibrium. देखो एक बार समझ में आया क्या. एक ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसा प्रोसेस बन गया ना, सॉरी, एक रिएक्शन के दौरान एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ गई बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ. आपके पास एक पानी का टैंक है और उस पानी के टैंक के अंदर आप वाटर फिल कर रहे हो किसी टैप के थ्रू. ठीक है, ये पानी का इनलेट है. ठीक है, आप यहाँ से पानी की सप्लाई दे रहे हो, पानी जाके इसमें गिरता है और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है. और मैं क्या करता हूँ, उसी टाइम पे एक आउटलेट लगा देता हूँ, एक टैप लगा देता हूँ जिसके थ्रू पानी बाहर आ रहा है. दिस इज़ द आउटलेट ऑफ वाटर. जितनी रेट से पानी अंदर एंट्री कर रहा है उसी रेट से अगर वाटर एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है, आउट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट एट दैट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक बिकेम कांस्टेंट. The level of water in tank became constant and this situation is referred as equilibrium. This situation is referred as equilibrium. समझ में आया कुछ एग्जाम्पल. जिस रेट से पानी अंदर जा रहा था उसी रेट से पानी बाहर आने लग रहा. ऊपर से पानी डाल लो टैंक से और नीचे से पानी निकलने लग रहा है टैंक से. जिस स्पीड से पानी एंट्री कर रहा है टैंक में ऊपर वाले टैप से, उसी स्पीड से नीचे वाले टैप से पानी निकाल दिया जा रहा है. तो एक टाइम ऐसा आ रखा है कि पानी का लेवल ना तो राइज हो रहा है ना वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है. दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन. आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ बराबर हो जाए रेकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के, या फिर एक स्टेट ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस में एक ऐसी स्टेट जिसमें सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होना बंद कर दें, उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम में हमारा सिलेबस क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं. फर्स्ट इज द एज यूजुअल इंट्रोडक्टरी पार्ट, introduction part and type of equilibriums, types of
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम्स की कितनी टाइप होती है, कितनी टाइप का इक्विलिब्रियम है, किस बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, क्यों उसको इस टाइप में लिखा गया है। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लाइक के सी, के पी, ठीक है, के ए की वैल्यू, के ए बी की वैल्यू, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर, एंड देयर वेरिएशन, एंड देयर वेरिएशन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कैसे लिखा जाता है, और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब उसकी वैल्यू राइज होती है, कब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अलोंग विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पढ़ना है यहाँ पे रिएक्शन का कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी पढ़ना है इक्विलिब्रियम के अलोंग। थर्ड, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल पार्ट से, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोर्थ टॉपिक, सोल्ट्स, नो सॉरी, एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। फिफ्थ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट्स, एंड लास्ट वन इज बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। क्लियर? ये हमारा सिलेबस होगा। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, नीचे वाले को बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। एसिड, बेस और सोल्ट, एसिड बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और सोल्ट की फॉर्मेशन हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें दे नहीं रखा। एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, किस बेस पे, किस फंडामेंटल टर्म के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस को डिवाइड करते हैं, वो बताना है, ठीक है। यहाँ से CBSE ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट इज़ नॉट देयर। हमारा जो नया सिलेबस है, मॉडिफाइड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट नहीं है। हमें टॉपिक पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर, प्रेशर, reaction coefficient and calculation, Lee Chateliers principle. After that, acid, base and salts, hydrolysis of salt and buffer solution. ओके, देख लो भाई इसको एक बार, ये सिलेबस हमारा लिखा हुआ है NCERT बुक में, सिर्फ मुझे यही सिलेबस को डिस्कस करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बता भी दिया इसका आपको, कि एक ऐसी स्टेट सिस्टम की जिस पे जाने के बाद आपका स्टेट ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज होना बंद हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम may be of different types depending upon the changes. First is the physical equilibrium. फिजिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान, ठीक है, एक सिस्टम है, सिस्टम में ए पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा है पार्टिकल बी की साइड, ठीक है, और बी कन्वर्ट हो रहा वापस किसकी साइड, ए की साइड, और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर मान लो आपका ए पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है और वो किस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ए पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट। तो किसी ने अगर थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक ढंग से पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर पे ध्यान दिया था, तो मैंने बोला था कि केमिकल चेंजेस केमिस्ट्री में चेंजेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। अगर किसी चेंज या प्रोसेस के दौरान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड चेंज नहीं होता तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज होता है तो उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। तो टॉपिक का नाम है फिजिकल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम प्रोसेस इन विच ओनली फिजिकल चेंजेस आर अकरिंग। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इक्विलिब्रियम भी है और इक्विलिब्रियम भी है, और साथ में जो चेंज हो रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल स्टेट्स के चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा, देन इट इज़ नोन एज ए फिजिकल चेंज और फिजिकल इक्विलिब्रियम। इफ the only physical changes occurs during an equilibrium, if physical changes are occurring during, if only
physical changes, only physical changes are occurring during equilibrium रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर से सुन लो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी चेंज के दौरान आपके स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, लेकिन आपका मैटर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट आइस, इट गॉट कन्वर्टेड टू द लिक्विड वाटर एट मेल्टिंग पॉइंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, जिसमें आपका सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉलिड स्टेट विच इज नोन एज ड्राई आइस गेट सबलाइम टू फॉर्म gaseous carbon dioxide, this is known as sublimation, this is known as sublimation, this process is known as sublimation, and this process is also involves a physical equilibrium. Rate of forward reaction, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ गई, मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और चेंज यहाँ पे फिजिकल है, पहले भी फॉर्मूला H2O है, बाद में भी फॉर्मूला H2O है, दैट्स मीन आपका जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, दैट्स वाई इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाएगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगले में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला CO2 यहाँ पे है, प्रोडक्ट में भी CO2 फॉर्मूला है, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रही है? चेंज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा तब तक मैं उसको केमिकल चेंज नहीं बोल सकता, सिर्फ कौन सा चेंज कहूँगा? फिजिकल चेंज। और अगर कोई इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस के दौरान अटेन होता है देन दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम, और इट इज ऑल्सो नोन एज phase equilibrium. This is also known as phase equilibrium. Phase means states of matter. phase means state of matter. और अगर किसी इक्विलिब्रियम में दो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं तो उसे बोला जाता है फेज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? शायद सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट करते रहता हूँ। ड्यूरिंग एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन फिजिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड दैट द इक्विलिब्रियम इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? The condition or the state of a system at which rate of forward reaction became equals to rate of the backward reaction, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। या एक स्टेट ऑफ सिस्टम आ गई जिस पे जाने के बाद आपका सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही तो उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इन द सेम वे समझ गए होगे। अगली क्लासिफिकेशन सेकंड टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपका होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप खुद भी समझ गए होगे, ये क्या कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ ए केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस and equilibrium is attained, इक्विलिब्रियम आपने अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम आपको मिल गया है, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शन में केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स 2 moles ऑफ अमोनिया गैस, forms 2 mole of ammonia gas. Clear है? But this reaction is reversible in nature. It will change to product to reactant. This is a reversible reaction in which the reactant convert to product ammonia. Ammonia again converted to the reactants nitrogen plus hydrogen. और एक सिचुएशन आई जिस पे जाने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उस सिचुएशन का नाम क्या रख दिया मैंने? इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक सिचुएशन आई जिस पे जाने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल आई, उस सिचुएशन का नाम रख दिया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मैंने चेक किया यहाँ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो इसको क्या बोल दिया? केमिकल इक्विलिब्रियम। इधर देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल आई तो इक्विलिब्रियम कह दिया। इक्विलिब्रियम पे चेक किया तो मुझे मिला सिर्फ फेज चेंज हो रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसे फेज इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब केमिकल फॉर्मूला बदला, पहले N2 था अब NH3 हो गया, पहले मुझे H2 दिखता था अब NH3 हो रखा है, तो केमिकल तो चेंज हो रहा है ना।
इसी केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सब पार्ट होता है जिसको मैं बोलता हूँ आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसी का एक सब पार्ट होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इफ ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शंस आयंस आर इन्वॉल्व्ड, आयंस आर इन्वॉल्व्ड, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज or chemical equilibrium the ionic particles are involved, ions are involved, then the equilibrium is known as ionic equilibrium. Equilibrium is known as ionic equilibrium. Let's consider we have a weak acid, acetic acid, शायद सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, acetic acid CH3COOH is known as weak acid, acetic acid. अपॉन एडिशन ऑफ वाटर विल डिसोसिएट इन, एसिड है तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, तो CH3COO माइनस और प्लस में क्या बन गया, H पॉजिटिव एक्वस, CH3COO माइनस एक्वस और प्लस में H पॉजिटिव एक्वस। लेकिन ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस जुड़ भी जाता है क्योंकि एसिड हमारा वीक एसिड है। और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स वाई इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलूँगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नेम्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सही है भाई। तो जिस सिचुएशन में जाने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाए, इक्वल आ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्लियर? उसको जनरली क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सब पार्ट होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, sulfur dioxide combines with half particle of oxygen goes to the sulfur trioxide and it is a reversible reaction। शायद किसी को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में दिक्कत नहीं होगी। थर्मोडायनामिक्स में खोल के बताया था मैंने कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती हैं, फॉरवर्ड भी चली जाएं और बैकवर्ड भी। इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होती है जो सिंगल डायरेक्शन में होती है, एक बार होने के बाद उनको रिवर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो पता चल गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, इरिवर्सिबल में तो कोई मतलब ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड dissolves in water, it get converted to the sodium plus chloride minus। इस रिएक्शन में फॉरवर्ड ही हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रही, बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो इसमें बैकवर्ड जब रिएक्शन नहीं होगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ से आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो इक्विलिब्रियम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूध से एक बार दही बन गया, वापस दही से दूध थोड़े ना बनेगा, रिएक्शन तो रिवर्सिबल नहीं है। और रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वहाँ इक्विलिब्रियम का कोई मीनिंग नहीं है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, सल्फर कंबाइन, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गोज टू द सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। इन द सेम वे H2O लिक्विड get converted reversibly to the H2O gas particle या H2O vapors, converts to H2O vapors, है ना। एक ऐसा प्रोसेस लिखा हुआ है, फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आपको क्लासिफाई करना है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर किसकी फॉर्म में आपको लिखना है कि ये इक्विलिब्रियम को ही अटेन नहीं करेगा, है ना। इन सभी के फॉर्म में लिखना में, सिल्वर सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू दी सिल्वर लिक्विड, sulfur acid rhombic converted to sulfur acid monoclinic। सही है जी। बताओ पहला, फर्स्ट केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस कौन सा इक्विलिब्रियम है, केमिकल। क्यों? क्योंकि पहले फॉर्मूला क्या था, SO2, अब प्रोडक्ट में क्या बन चुका है, SO3। प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो चेंज हुआ और मुझे ये भी दिख रहा है ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट के सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाती है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम भी आएगा। इक्विलिब्रियम को चेक करना पड़ेगा, दिख रहा है मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम है क्योंकि केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, दैट इज केमिकल फॉर्म इक्विलिब्रियम। उसके बाद वाटर, वाटर जब भी बॉयल ऑफ होगा, जब भी मेल्टिंग होगी, जब भी आपके पास प्रोसेस मेल्टिंग का आएगा, जब भी प्रोसेस आपके पास
बॉइलिंग का आएगा यानी वेपराइजेशन का आएगा। जब भी प्रोसेस आपके पास सब्लिमेशन का आएगा, दीज प्रोसेस आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। अभी एग्जाम्पल भी लिखा था मैंने, वाटर सॉलिड, आइस कन्वर्ट टू दी वाटर लिक्विड, है ना, मेल्टिंग हो गया। तो उस टाइम पे प्रोसेस को क्या लिखा था, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इस बार मैंने क्या लिख रखा, वाटर लिक्विड स्टेट में और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। तो फॉर्मूला तो H2 ही रहा, लेकिन क्या चेंज हो गया यहाँ पे, स्टेट ऑफ मैटर। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम। फिर से सुन लो रे, जब भी तुम्हें दिखाई दे कि मेल्टिंग हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, या क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर क्या कहते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम ही नहीं है। यस, इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। क्यों, नदी का पानी एक बार पहाड़ से बह के समुद्र की तरफ चला गया, वापस समुद्र से पहाड़ की तरफ थोड़ी ना बह के आएगी नदी। नदी की रिएक्शन क्या नहीं होती, रिवर्सिबल। रिवर डज नॉट शो द रिवर्सिबल फ्लो ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल प्रोसेस implies no equilibrium. There will be no equilibrium. Clear? There will be no equilibrium. है ना, यहाँ पे किसी टाइप का कोई इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। नेक्स्ट, सिल्वर सॉलिड गोज टू दी सिल्वर लिक्विड। क्या प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड। फॉर्मूला दोनों बार क्या है, सेम प्रोसेस। कौन सा है, मेल्टिंग। और मेल्टिंग प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है मेल्टिंग में, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग कौन से इक्विलिब्रियम को दिखाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट वन इज द रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट टू दी मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ सल्फर का, नहीं। एटॉमिक फॉर्मूला चेंज हुआ सल्फर का, नहीं। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो क्या चेंज हो रही है, एक स्टेट है। पहले रोम्बिक स्टेट होती थी, ये स्टेट ऑफ सॉलिड होती है, टाइप ऑफ सॉलिड होता है। रोम्बिक सॉलिड से कन्वर्ट हो गया मोनोक्लिनिक में। इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ऑब्वियस, फेज या फिजिकल इक्विलिब्रियम। फेज या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम। सही है जी। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमने पढ़ा कि एक ऐसी स्टेट जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड चेंज बैकवर्ड चेंज दोनों इक्वल हो जाएं तो उसे बोलते हैं हम जनरली इक्विलिब्रियम। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल सबके पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लॉ ऑफ मास एक्शन है, क्लियर है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, लाइक ए मोल्स ऑफ ए कंबाइंस विद बी मोल्स ऑफ बी एंड गोज टू दी C mole of capital C and D mole of capital D. This is a reversible reaction. This is a reversible reaction. इस रिएक्शन को जनरली मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलता हूँ। A प्लस बी कंबाइंस टू C प्लस D। रिएक्शन बैक भी हो सकती है, बैकवर्ड भी आ रही है। C प्लस D कंबाइंस टू फॉर्म A प्लस B। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें A मोल A के, B मोल B के और C मोल C के और D मोल D के ले रखे, वट एवर बी द मोल्स ऑफ द सिस्टम। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की रेट का मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। रेट का मीनिंग है कितनी स्पीड से, कोई धीरे चल रहा है कोई तेज चल रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको लिख सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ चेंज और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of reactants, product of concentration of reactants and each raised to the power stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient मतलब A, B, C और स्मॉल वाला D।
स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जनरली कहलाते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं फिर मैथमेटिकली देखेंगे। ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कितनी रेट से रिएक्शन होगी, धीरे रिएक्शन होगी या तेज रिएक्शन होगी, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है। रेट और स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल्स टू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो और उनकी पावर उतनी ही बना दो जितनी संख्या उनके आगे लिखी गई है, जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा गया है। लेट्स कंसीडर, ऊपर वाली रिएक्शन को देख के मैं लिखता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर ऑफ एफ से। आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी में बदल रही है तो रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। क्लियर। इसके बाद ये बोलता है कि हर एक की पावर स्टोक्योमेट्री बनाओ। ए की स्टोक्योमेट्री कितना है, ए। बी का स्टोक्योमेट्री कितना है, स्मॉल बी। तो ए की पावर ए और बी की पावर कितना लगा दिया, बी। सबको समझ में आया। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट पे और हर एक की पावर उनके आगे लिखे हुए स्टोक्योमेट्री बना दिए जाते हैं। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया, लाइक K1, स्मॉल K1। ध्यान देना भाई, ये K1 और स्मॉल K1 होता है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। K1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको जनरली मैं बोलता हूँ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसको KF लिख लो। चलो फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो KF लिख दिया। A की पावर A, B की पावर B, इक्वेशन नंबर 1। Clear? After that, what will be the rate of backward reaction? What will be the rate of backward reaction? हाँ जी, rate of backward reaction represented by B। किसी भी रिएक्शन की रेट चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। अब बैकवर्ड साइड से पढ़ना शुरू करो रिएक्शंस को। C प्लस डी गोज टू दी B प्लस A, ऐसा ही कुछ पढ़ोगे। अगर रिएक्शन को मैं रीड आउट करना स्टार्ट करूँ, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है ये पूछूं तुमसे, तो तुम कहोगे जी C प्लस डी बदलता है A प्लस बी में। ऐसा ही कुछ कहोगे कि C प्लस डी किस में बदलता है, A प्लस बी में। तो रिएक्टेंट इस बार कौन है, C प्लस डी। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट पूछूं तो A प्लस बी रिएक्ट करते हैं और C प्लस डी को फॉर्म करते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पूछूं तो C प्लस डी रिएक्ट करते हैं प्लस B बनता है। तो बताओ रिएक्टेंट कौन है बैकवर्ड रिएक्शन का। यस, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट C है और बैकवर्ड रिएक्शन का दूसरा रिएक्टेंट D है। C की पावर कितनी लगाना पड़ेगा, C, और D की पावर कितनी रेज करनी पड़ेगी, D। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB, C की पावर C और D की पावर कैपिटल D। दिस बिकेम इक्वेशन नंबर 2। देखो जी समझ में आया या नहीं, सभी को समझ में आई या नहीं ये बात। हाँ जी ठीक है। अब लगाओ, देखो फिर से सुन लो रे कैसे लिखते रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट के और हर एक की पावर उनका स्टोक्योमेट्री होता है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्टेंट है A और B। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, रिएक्टेंट आपके C और D। क्लियर। फिर इसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना रे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। डेफिनेशन देखो स्टार्टिंग में लिखवाई थी डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या रखा जाता है, इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। द कंडीशन or the state of system at which rate of forward reaction became equals to rate of the backward reaction. Rate of forward reaction became equals to rate of backward reaction. Forward reaction की वैल्यू कितनी है, KF multiplied by A की पावर A, B की पावर B इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन KB, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। नाउ वी कैन राइट, इस KB को मैं इधर लेके आया तो K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड, और मैं इस टर्म को उठा के इसके नीचे ले गया। दिस बिकेम इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, और डिवाइड में चली गई ये वाली टर्म कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ओके अरे समझ में आ गया सबको। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ये थी KF इंटू A की पावर A, B की पावर B। बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ये थी KB, C की पावर C, D की पावर D।
और इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो मैंने रख दिया इनको के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, के बी बैकवर्ड रिएक्शन ए की सी की पावर सी और डी की पावर डी, और दोनों इक्वल है तो दोनों के इक्विलिब्रियम को ना सॉरी रेट कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लिया और कंसंट्रेशंस को एक साइड ले गया, तो बन गया सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, और इधर बन गया के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। यहाँ बन गया के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। नाउ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर द रेशियो ऑफ एट इक्विलिब्रियम सीधा इक्विलिब्रियम चल रहा है तो के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू कैपिटल के विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से सुनना रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इसकी जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखते ही वैल्यू आ जाती है सी की पावर सी, डी की पावर डी डिवाइडेड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एंड इट इज़ वैलिड। पहले ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बोला जाएगा। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। What is the equilibrium constant? It is a constant value which is the ratio of forward rate constant and backward rate constant, or it is the ratio of the product concentration upon reactant. Product concentration upon reactant concentration is raised to the power A or B. What is the equilibrium constant? It is the constant ratio of the product concentration to the reactant concentration. Ratio of constant रेशियो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, तो कांस्टेंट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रेज टू द पावर अल्फा और बीटा। सही है जी। तो ये ज़रूर याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। ओके चलो लिखते हैं, ट्राई करते हैं। N2 गैस मोल प्लस में 3 मोल्स ऑफ H2 गैस गोज टू दी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। क्या बोला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, ठीक है, हर एक की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के for the reaction will be equals to product concentration, product is ammonia, power कितनी 2 divide by reactant concentration, reactant is N2, stoichiometry is 1, power is 1, next reactant is H2, concentration is H2 और power कितनी 3, this became equals to the equilibrium constant for ammonia और this is valid only at equilibrium। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। When during a reversible reaction, rate of forward reaction become equals to rate of backward reaction, that it is known as equilibrium condition, and at this condition ratio of product to reactant concentration is known as equilibrium constant. Okay. Sulfur dioxide plus half oxygen molecule goes to the sulfur trioxide gas. Write down the equilibrium constant. खुद से ट्राई करो इस equilibrium constant को लिखने के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम खुद से लिखने की कोशिश करो। कैसे लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल्स टू NH3 का ना सॉरी प्रोडक्ट कौन है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोफिशिएंट 1 है, पावर 1। रिएक्टेंट कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, पावर इज हाफ एट इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, इन द सेम वे we can write N2O4 get dissociated into 2NO2, PCl5 get dissociated into PCl3 plus Cl2. We can write another equilibrium for main reactions। ऊपर वाले को ट्राई करो, ठीक है, तब तक मैं अगली रिएक्शन का लिख के बताता हूँ। CH3COONA
dissociate in water to give CH3COO minus plus Na पॉजिटिव। ट्राई करो जी लिखने के एक बार इनको। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, दैट्स वाई पावर राइज करूँगा 2। Kc will be equals to product is PCl3, mole is 1, power is 1, Cl2 mole is 1, power is 1, PCl5 reactant divide कर दिया। In the same way equilibrium constant for this reaction will be equals to CH3COO minus into Na positive upon CH3COO Na। and one thing remember in mind, these are valid only at equilibrium। at equilibrium जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन व्हेन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज अचीव्ड। व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज अचीव्ड। बार बार बोल रहा हूँ मैं एक बात कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मान लो नहीं हुआ रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो पंगे हो गए भाई। मान लो ये रिएक्शन है, कौन सी PCl5 वाली रिएक्शन ले रखी है। एट इक्विलिब्रियम तो मैंने लिख दिया, एट इक्विलिब्रियम लिख दिया ये, बट व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। ध्यान देना जी, एक बार नया वर्ड आया है, रिएक्शन कोएफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आया है और मैंने एज इट इज प्रोडक्ट और इनटू प्रोडक्ट अपॉन किसकी कंसंट्रेशन रख दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दिस इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, दिस इज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो वही रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन का कोएफिशिएंट। आई थिंक सबको समझ में आई होगी ये बात। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो जनरली क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अदरवाइज दिस रेशियो इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। Reaction coefficient, product to reactant concentration ratio at equilibrium is known as equilibrium constant, which is a constant or fixed value. This is a fixed value or this is a constant value, but reaction coefficient may change. It is a variable. It is a variable value, not the fixed value. It may be changed with time. It may be changed with time. और रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करती जाएगी ये वैल्यू चेंज होती चली जाती। जरूरी नहीं कि हर बार कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gas goes to the 2HI formation. What will be the equilibrium constant? Equilibrium constant is valid only at equilibrium। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो K बराबर होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और 2 है तो पावर 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 कंसंट्रेशन इंटू I2 कंसंट्रेशन। लेकिन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आता, अदर देन इक्विलिब्रियम अगर मैं लिख दूं गलती से HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन, देन इट इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, तो ये था हमारा आज हमने टॉपिक पढ़ा इक्विलिब्रियम का। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ जाए उस सिचुएशन को, उस स्टेट ऑफ सिस्टम को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर एक स्टेट ऑफ प्रोसेस एट विच देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। उसके बाद हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था, कुछ एग्जांपल्स थे। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स,
है ना, जो आगे लिखा गया। इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। किसके? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अदर देन इक्विलिब्रियम अगर वो रेशियो पूछ लिया जाए तो रिएक्शन का क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। ओके, तो आपको ये पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना, पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे उनको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।